मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का हमारा अंतिम लेसन 18 चुनौती हिमालय की इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। इनके जो लेखिका हैं वो हैं सुरेखा पंडिकर, ठीक है। और इस लेसन में क्या है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो अपने चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने के लिए निकले हैं, लेकिन वो दोनों क्या करते हैं, जो ज़िला जो दर्रा है, जो ज़िला जो पास है, उससे होते हुए लद्दाखी इलाके के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ से फिर उनका मन किसी जो एक कुली होता है, वो कुली उनको कहता है कि यहीं पास में एक अमरनाथ की गुफा है और आपको वहाँ जाना चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो भी उत्सुक हो जाते हैं और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते अमरनाथ की गुफा में, ये सभी इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ जी। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मात्यान पहुँचे तो वहाँ के नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। जब जवाहरलाल नेहरू जो हैं जोजिला पास से होते हुए लद्दाखी इलाके की ओर जो है पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर वो मात्यान में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक नवयुवक यानी जवान जो कुली है उसने बताया कि साहब मतलब साहब कि सामने उस बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, ये जो है जोजिला पास है और इसके पीछे जो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, इनके पीछे जो है क्या है, अमरनाथ की गुफा है। अमरनाथ की गुफा जो है, आजकल तो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए पहुँच जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन पहले के ज़माने में इतनी सुविधा नहीं थी वहाँ पर जाने के लिए, ठीक है। तो अमरनाथ की गुफा एक ऐसी पवित्र गुफा है, वो वहाँ पर जो है शिवलिंग निर्मित होता है बर्फ़ से बना एक, ठीक है। और एक चमत्कारिक बात ये है कि वहाँ पर जो वैसे गुफा में जो बर्फ़ पड़ती है वो बहुत ही दरदरी सी होती है, ठीक है, जिससे क्या है कि लेकिन वहाँ पर जो शिवलिंग निर्मित होता है अमरनाथ की गुफा के अंदर, वो जो होता है वो बिल्कुल ठोस होता है। तो भुरभुरी बर्फ़ जो होती है वो कभी भी इस तरह से वो जल्दी पिघल जाती है, तो उसमें शिवलिंग का निर्माण नहीं होता। तो ये चमत्कारी बात है कि वहाँ पर एक बहुत ही ठोस जो है शिवलिंग का निर्माण होता है अमरनाथ गुफा में। और ये जो इसके दर्शन करने के लिए लोग मतलब लगभग सावन की जो पूर्णिमा होती है तब तक इसका दर्शन करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। और मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमृतत्व का जो है वहाँ पर अमृतत्व के बारे में बताया था उस गुफा में ले जाकर, जहाँ पर फिर उनकी एक इस रहस्यमयी बात को जो है एक तोते ने भी सुना था, सुखदेव, जो कि अमर हो गए थे, ठीक है। तो इसीलिए इस गुफा को पवित्र माना जाता है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है, लेकिन कुली कहता है कि साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है, वहाँ पर जाना इतना आसान काम नहीं है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर, जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। 8 मील दूर बोला है उसने, बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल नेहरू जो थे रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उनके अंदर एक उत्सुकता थी यात्रा के बारे में जानकर कि जो उसके रास्ते में जो कठिनाइयाँ उनको सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का,
उन सब के बारे में जानकर उत्सुक थे कि मैं वहाँ जरूर जाना चाहूँगा। अब जवाहरलाल कह रहे हैं कि कौन कौन चलेगा हमारे साथ। जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा। किशन ने कहा कि मैं चलूँगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। ठीक है, तो किशन कह रहा है कि भेड़े चराने के लिए मेरी बेटी चली जाएगी, मैं आपके साथ चलूँगा। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। यानी रात्रि के जो कालीमा थी, यानी जो कालापन था वो ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, और सुबह की जो लालिमा थी वो फैलती जा रही है हर तरफ, यानी प्रकाश फैलता जा रहा है। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। वनस्पति रहित यानी जो पेड़ पौधे जहाँ पर नहीं होते, उजाड़ मतलब एकदम सुनसान चट्टानी इलाका। अब जहाँ पर इतना ऊंचाई पर जो जगह हो और जहाँ पर इतनी बर्फ़ जमी हो, तो वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे उग सकते हैं इतने टेम्परेचर में। ठीक है, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरण का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। जो बर्फ से ढके हुए चट्टानी पहाड़ थे, जैसे ही सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं तो पाकर वो ताज की तरह बिल्कुल सफ़ेद, एकदम ताजमहल बिल्कुल सफ़ेद होता है ना, तो ताज यानी संगमरमर के सफ़ेद पत्थर की तरह बिल्कुल चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते, ग्लेशियर होते हैं बर्फ़ के पहाड़, मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। जैसे जैसे वो यात्रा उन्होंने शुरू की, ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ उनके बिल्कुल नज़दीक आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंड पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर से रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। अब हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला क्या, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन हो, बहुत ही मुश्किल हो, ऐसे स्थान को हम दुर्गम स्थान कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही दुर्गम पर्वतमाला थी जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। उसने जो है जवाहरलाल को चुनौती दे रही थी कि तुम भी चढ़कर दिखाओ, इसके ऊपर चलकर दिखाओ। ठीक है, यूँ 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती 8 मील की दूरी, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दुर्भर हो गया था, क्योंकि पहाड़ी इलाका कैसा होता है, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, ऊबड़ खाबड़, कहीं पर खाई होती है, कहीं पर गड्ढे होते हैं और कहीं पर बिल्कुल ऊंचा पहाड़ होता है सीधा। ठीक है, तो चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऊपर से उन रास्तों के ऊपर बर्फ़ जम गई है, तो बर्फ़ जमने के कारण वो बिल्कुल समतल दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तभी पता चलता है उनके ऊपर, कहीं तो बिल्कुल पैर धंस जाएगा, गड्ढा होगा तो। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ पर खाई है और कहाँ पर सिंपल समतल रास्ता है। लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दुर्भर हो गया। एक एक डग यानी एक एक कदम भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था, वीरान मीन्स सुनसान। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था, यानी वहाँ पर कोई हरियाली नहीं थी, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ़। फिर भी गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था, यानी शांति थी। एक ओर सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती और दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। जो जो ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। बेटा, जो हमारी ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में एक हद तक, एक लिमिट तक ही होती है, उसके ऊपर के इन्वायरमेंट में जो है ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। तो जैसे जैसे जवाहरलाल इसीलिए कहते हैं कि जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक है, और हमारे खून का दबाव भी बहुत बढ़ जाता है, जिससे खून बहने लगता है। तो इसीलिए जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर वो चढ़ने लगे, ज़्यादा जाने लगे, तो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एक कुली की नाक से खून भी बहने लगा।
जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। तुरंत ही उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका जो शरीर है उसमें भी तनाव आ जाएगा। लगता था कि जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो, सारा खून जो है, ब्लड जो है हमारा ऊपर दिमाग में चढ़ गया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। आजकल तो जो अमरनाथ की गुफा में जाते हैं तो पहले ही जो बिल्कुल उनका ना मेडिकल करवाया जाता है कि वो जाने लायक हैं कि नहीं है। कभी रास्ते में उनके साथ कोई हादसा हो जाए या अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उनको जो है अलाउ नहीं किया जाता वहाँ जाने के लिए। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही वहाँ पर जा सकते हैं। थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा थी कि आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखलाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न ही बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। अब जो किशन कहता है कि साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर, उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिखाई दे रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयाँ थी, गहरे गड्ढे जो थे बर्फ से ढके हुए थे। गजब की फिसलन थी, कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ में अंदर पैर धंसता जाता। बहुत नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जो पहाड़ी इलाका है, ये पर्वत जो हैं, यहाँ पर जो मैदान है, मैदान की तरह समतल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बर्फ़ की वजह से, बर्फ़ जब गिरती है तो बर्फ़ गिरने के बाद सारा जो है एक समान लगता है, लेकिन उसके नीचे कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर गहरी खाई है, बर्फ़ के जमने की वजह से पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है उस पर चलना। लेकिन फिर भी जो है जवाहरलाल नेहरू फिर भी आगे बिल्कुल कंटिन्यू अपने मजबूत इरादे के साथ आगे चढ़ते ही जा रहे थे। तभी जवाहरलाल ने देखा कि सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने और बीच में गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े हुए थे, यही उनका एकमात्र सहारा था। आपने जो पर्वत पे पर्वतारोही जो करते जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, जो लोग जाते हैं ऊपर, माउंट एवरेस्ट वगैरह जिनको चढ़ाई करने का शौक़ होता है,
तो वो लोग क्या है, जब ऊपर चढ़ते हैं तो उनके पास चढ़ने के लिए जितना भी ज़रूरी सामान होता है वो अपने साथ लेकर चढ़ते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पास ऐसा कोई सामान नहीं था। वो सिर्फ एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे और उसी रस्सी के सहारे जो है वो जब खाई में गिर जाते हैं तो लटक जाते हैं और उसी से उनकी जान बच पाती है, वरना तो उनकी जान ही नहीं बचती। जवाहर ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले से चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी पकड़ के रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। पेंग होता है जब आप झूला झूलते हैं तो झूला झूलते हुए आप इधर से उधर आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, इसको पेंग कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने भी रस्सी से लटके हुए थे तो थोड़ा सा अपने शरीर का प्रेशर बनाया, उनको दबाव के साथ आगे की तरफ गए और झूलते हुए उन्होंने चट्टान को पकड़ लिया। पथरीले धरातल पर अपने पैर जमा दिए। पैरों तले जमीन के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता तो कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन काँप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। किशन और कुली उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुँचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई कितनी गहरी थी, कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांसें ली। साहब चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। तादाद मतलब संख्या। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो देखा आपने जवाहरलाल नेहरू जी की हिम्मत कि उनका इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उनके अंदर हौसला बना हुआ था, बरकरार था। वो अब भी आगे जाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ उनके भाई भी थे और किशन और कुली भी थे। और उनके पास जाने के लिए जो उचित सामान चाहिए होता है, जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आपको अपना पहले से अपनी सुरक्षा के लिए सामान लेके जाना पड़ता है। वो भी जो था जवाहरलाल नेहरू के पास नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपना अमरनाथ गुफा के पास जाने का जो फैसला था वो टाल दिया और वो वापस लौट आए। तो ये थी हमारी कहानी चुनौती हिमालय की। ठीक है, अगर इस लेसन में आपको कोई डाउट रहती है तो उसको हम लाइव क्लास में कर लेंगे। ओके, बाय बाय बेटा।